हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता ऑब्जेक्टिव। ठीक, इससे पहले हम लोग वैदिक सभ्यता का पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, वन लाइनर पढ़ लिए हैं और शुरू करें ऑब्जेक्टिव यानी हमारी प्रैक्टिस। ठीक, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, या ऋग वैदिक काल कहिए या पूर्व वैदिक काल कहिए, बात एक ही है। तो पूछ रहा है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का काल क्या माना जाता है? ठीक है, यानी पीरियड कितना है? तो ऑप्शन ए है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 से 600 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये पूर्व वैदिक काल का काल पीरियड है। उत्तर वैदिक काल का पूछता है तो उत्तर वैदिक काल का पीरियड होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक, ऑप्शन ए है वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, और ऑप्शन डी है विद्वान। दोस्तों, करेक्ट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी वे घुड़सवारी किया करते थे, और ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ऑप्शन डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, करेक्ट आंसर है मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मतलब ये कथन गलत है, तो यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक, देखिए नगरों में निवास कौन करते थे? वो हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग नगरों में निवास करते थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक, ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल। ठीक, इस सब फसलों का ज्ञान था, लेकिन ऑप्शन डी तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अथर्वण, और ऑप्शन डी है श्रेष्ठीन। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रमण। ठीक है, श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ठीक, ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सूलसूत्र, और ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सूलसूत्र। सूलसूत्र से ज्यामिति का आविष्कार हुआ है। ठीक है, ज्यामिति के बारे में बताया गया, तो यहाँ से ये गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, देखिए वेदों की संख्या 4 है, अलग अलग वेदों में अलग अलग सूचनाएं मिलती हैं। ठीक, तो ऋग वैदिक, ऑप्शन ए ऋग वैदिक, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, और ऑप्शन डी है सामवेद। करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों की संख्या सही क्रम कौन सा है? ठीक, ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। दोस्तों, करेक्ट आंसर है आंसर ए, ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक, अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 ही है, पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह के प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ठीक है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठ उपनिषद, ऑप्शन सी इस उपनिषद, और ऑप्शन डी है बृहदारण्य उपनिषद। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। अगला प्रश्न है,
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, ऋग्वैदिक पूछ रहा है यानी पूर्व वैदिक। ठीक, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी है व्यवसाय। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पशुपालन। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक में कृषि हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी है सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन था? ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी सेल्यूकस। ठीक है, ये तीनों तो बहुत बाद के हैं। ठीक है, बहुत समय बाद आते हैं। चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री रहते हैं, सेल्यूकस सिकंदर का वो सेनापति रहता है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मनु। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा इसमें से? ठीक है, ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए है गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए और बी यानी गोधन भूमि दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोधन। गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख है। ठीक है, अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 7वें मंडल में, ऑप्शन बी 8वें मंडल में, ऑप्शन सी 9वें मंडल में और ऑप्शन डी है 10वें मंडल में। करेक्ट आंसर है 10वां मंडल। ठीक है, इसमें शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 21। दोस्तों करेक्ट आंसर है 18, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता और ऑप्शन डी है त्रिमूर्ति। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रकृति। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण प्रकृति की उपासना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी है सोम। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित और ऑप्शन डी खगोल। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ज्यामिति। ये पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद से अस्तो मा सदगमय लिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ पर? ठीक है, भारत से आए कहाँ पर बसे? ठीक है, तो ऑप्शन ए सामातट में, ऑप्शन बी प्राग्ञ ज्योतिष में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी है पांचाल में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब में। ठीक है, बाहर से आए सबसे पहले पंजाब में आके बसे थे आर्य। ठीक है, और इन्होंने ही वैदिक सभ्यता का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ वेदों का नाम दे दिया गया। यहाँ पर वेदों के उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता था, उनका नाम दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए पहला है कि ऋग्वेद। ऋग्वेद के सामने होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था या होता कहा जाता था। ठीक है, इसका मिलान कर देते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता था और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता या उद्गात्री और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, सीधे सीधे दे दिया है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, यानी ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा गया है? ठीक, ऑप्शन ए क्योंकि वे वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद गौतम,
ऑप्शन सी उलूक कड़द और ऑप्शन डी है पतंजलि। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उलूक कड़द। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कड़द हैं। अगला प्रश्न है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दोनों एक ही है। इसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बदरायण, ऑप्शन सी कपिल और ऑप्शन डी है गौतम। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जैमिनी। जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है जैमिनी, ऑप्शन बी है बदरायण, ऑप्शन सी है बुद्ध और ऑप्शन डी है महावीर। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बदरायण। बदरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल और ऑप्शन डी है 10वां मंडल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ठीक है, यह युद्ध 10 राजाओं के बीच हुआ था, इसलिए इसे दशराज युद्ध या दशराग्य युद्ध भी कहा जाता है। पूछ रहा किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन ए गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी के तट पर और ऑप्शन डी है परुछड़ी नदी के तट पर। दोस्तों करेक्ट आंसर है परुछड़ी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, 10 राजाओं के बीच युद्ध परुछड़ी नदी के तट पर हुआ था। अगला है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6 और ऑप्शन डी है 1/18। दोस्तों करेक्ट आंसर है 1/6, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रह्म युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग और ऑप्शन डी है महाभारत युग। दोस्तों 800 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल जो है वो ब्रह्मा युग से या ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में और ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में ही ये धारणा स्पष्ट हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है। अब किस लिए है? देखिए वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, यह कारण हो सकता है। अगला है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई एक बोगाजकोई से एक अभिलेख है, यहाँ से जो प्राप्त हुआ है उनमें 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नासत्य का नाम मिलता है, इसलिए बोगाजकोई बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए, इच्छा ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला है गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ठीक, गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित है जो है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी है भगवद गीता। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? चरवाक ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी कपिल ने, ऑप्शन डी जैमिनी ने। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गौतम ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। ठीक है, गौतम मुनि नहीं, गौतम एक दार्शनिक थे उन्होंने। अगला देखते हैं प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे क्या? निष्क किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गायों को, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के को और ऑप्शन डी है चांदी के सिक्के को। दोस्तों करेक्ट आंसर है स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जानते थे। ठीक है, निष्क नाम स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयोग होता था। ठीक, अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं यानी कौन है? पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी है शंकराचार्य। दोस्तों करेक्ट आंसर है पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं।
अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर या योग पर या विधि पर या दर्शन पर, किस पर आधारित हैं? दोस्तों करेक्ट आंसर है दर्शन पर, ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का ठीक है, ऑप्शन दिया है ऋग्वेद और यहाँ पर नंबर दे दिया है, यानी इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट जो होगा ये ऑप्शन भी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी, सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है काशी के, ऑप्शन बी कैकेय के और ऑप्शन सी पंचाल के, ऑप्शन डी है विदेह के। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैकेय के राजा थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में, ठीक है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी है केन उपनिषद में। दोस्तों करेक्ट आंसर है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा, ठीक है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में और ऑप्शन डी है पंजाब में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, इसमें से कौन सा है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है इनमें से? ठीक है, ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन और ऑप्शन डी है उत्तर मीमांसा। दोस्तों करेक्ट आंसर है सांख्य दर्शन, ठीक है, पीछे हम लोग इसको पढ़े हैं एक बार। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वह ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामवेद, ठीक है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र और ऑप्शन डी उपनिषद। दोस्तों करेक्ट आंसर है भागवत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? न्याय से या मीमांसा से या वेदांत से या वैशेषिक से? दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मीमांसा से संबंधित है, ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें देखिए अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन बी दिया है ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद ईश्वर के महिमा से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है यजुर्वेद, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो बलिदान या विधि या कर्मकांड वगैरह से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन डी दिया सामवेद, सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद संबंधित है संगीत से, यानी सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी राजनीतिक से, ऑप्शन सी चिकित्सा से और ऑप्शन डी है धर्म से। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस ग्रंथ से? ठीक है, किस वेद से विधि विधानों का पता चलता है यज्ञ के बारे में? ठीक, ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से और ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। दोस्तों करेक्ट आंसर है यजुर्वेद, यजुर्वेद से यज्ञ के विधि विधानों का मतलब यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित ज्ञान चलता है, बातों का पता चलता है, ठीक। अगला प्रश्न है, वैदिक योगिन सभा
ठीक है। वैदिक युगीन सभा कौन सा है इसमें से? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, ठीक है। पूछ रहा है वैदिक युगीन सभा क्या है, ठीक है। तो ये था गांव के लोगों की व्यवसायिक सभा थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है राज दरबार होता था, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद होते थे, और ऑप्शन डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंत्री एक परिषद, ये एक मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन या शासन प्रणाली थी क्या चीज़, ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, और ऑप्शन डी है वंशानुगत राजतंत्र। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गणतंत्र, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, और ऑप्शन सी है सामवेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, यानी सबसे नया वेद है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ऑप्शन ए है सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा, और ऑप्शन डी है योग। दोस्त करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला प्रश्न है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। अभिव्यक्ति क्या हुई है? ऑप्शन ए वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण युग में, और ऑप्शन डी मौर्य युग में, ठीक है। पूछ रहा किस युग में अभिव्यक्त हुई है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक युग में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए है मृदभांड, यानी पाटरी, मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन होता है। ऑप्शन बी है आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी लुहार। दोस्तों करेक्ट आंसर है लुहारगिरी। चलिए अगला दिया है सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में दे दिया उपवेदों की संख्या, मतलब उपवेदों का नाम दे दिया, और सूची 2 में वेदों का नाम दे दिया, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन सा वेद किसका उपवेद है, मतलब कौन सा उपवेद किस वेद का है, ठीक है। देखिए पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ठीक है, पहले का ए होगा। और दूसरा है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा? तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है, दूसरे का बी होगा। और तीसरा है सामवेद, सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ठीक है। यहाँ पर सामवेद है, और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद यानी अर्थशास्त्र, सीधे सीधे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी है पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, और ऑप्शन सी है तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, और ऑप्शन डी है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण, ठीक है, इन सब का वर्णन है, ठीक। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। दोस्तों करेक्ट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई, माया, वशीकरण, टोना टमारी, ये सब इन सब का वर्णन है, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्य शब्द इंगित करता है किसको? निर्जात समूह को, या व्यापारी जन को, भाषा समूह को, और श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। करेक्ट आंसर है श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऑप्शन ए है 7 मंडल, ऑप्शन बी 8 मंडल, ऑप्शन सी 9 मंडल, और ऑप्शन डी है 10 मंडल। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से आए? यूरोप से, या मध्य एशिया से, या पूर्वी एशिया से, या अन्य क्षेत्रों से? दोस्तों करेक्ट आंसर है मध्य एशिया से, ठीक है। आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए थे, ठीक। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, ठीक है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, यानी पद्य रूप में भी रचित है, ठीक। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद,
और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद संभवतः गद्य रूप में भी रचित है। अगला प्रश्न है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ठीक है, कह रहा सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। ठीक है, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ठीक, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद में और ऑप्शन सी है सामवेद में। करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेद में। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी है। ठीक है, नहीं, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है। पहला है सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदत और चौथा है डी। ठीक, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विदत। विदत प्राचीनतम संस्था है ऋग्वैदिक युग का। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ठीक, ऑप्शन ए है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपद ब्राह्मण और ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक, अगला प्रश्न है गोत्र की व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ठीक है, गोत्र की व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में और ऑप्शन डी है सूत्र काल में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में गोत्र का प्रचलन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अनुमोलन विवाह का अर्थ है। ठीक है, अनुमोलन विवाह का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। ठीक, ऑप्शन बी है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी में विवाह करना, ऑप्शन सी है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी में विवाह करना और ऑप्शन डी है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी में विवाह करना। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी में विवाह करना। ठीक है, इसे अनुमोलन विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब क्या होता था उच्च वर्ण का पुरुष। ठीक है, देखिए यहाँ पर था क्या अनुलोम। अनुलोम का मतलब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह होगा, तो प्रतिलोम जो होगा सीधे इसका उल्टा होगा, उच्च वर्ण की नारी का, ठीक है, उच्च वर्ण नारी के निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वैदिक युग में यौ कहा जाता था किसको। ठीक है, वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ और ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जौ। जौ को वैदिक युग में यौ कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी है कपास। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गेहूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अथर्ववेद का अर्थ है। अथर्ववेद का क्या अर्थ है। अथर्ववेद का अर्थ है पहला है ऑप्शन दिया है पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति और ऑप्शन डी है दर्शन। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अथर्ववेद का मतलब है पवित्र जादू। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम व्याकरण एक अष्टाध्यायी, उसके रचनाकार कौन है पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी है पाणिनि। दोस्तों करेक्ट आंसर है पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं यानी रचयिता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ठीक है, ऑप्शन ए है मनु स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति और ऑप्शन डी है पराशर स्मृति। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, अगला प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता और ऑप्शन डी है भागवत पुराण। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रामायण को आदि महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीनतम पुराण कौन सा है। ठीक है, सबसे प्राचीन सबसे पुराना पुराण कौन सा है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण और ऑप्शन डी है वायु पुराण। ठीक है, ये वायु है, ऑप्शन डी वायु पुराण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया। ऑप्शन ए सिंधु को, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी परुसड़ी नदी और ऑप्शन डी है शतुद्री नदी। दोस्तों करेक्ट आंसर है सरस्वती नदी। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी क्या? ठीक है, आधारभूत इकाई क्या थी? पहला है कुल या कुटुंब, देख ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है विष और ऑप्शन डी है जन। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुल या कुटुंब। ठीक है, कुल से ग्राम बनता था, ग्राम से विष और विष से जन और जन से जनपद बना। ठीक है, जनपद से लास्ट में महाजनपद हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में, देखिए अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। देखिए 250 सूक्तों की रचना अगर किसी बारे में की गई है तो है ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र के बारे में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ठीक है, और सूर्य के बारे में 200 बार सूक्तों की रचना हुआ है, 200 सूक्तों की। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है? किस वेद में कहा गया? ठीक है, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में और ऑप्शन डी अथर्ववेद में। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अलग अलग नाम दिए गए, नरिष्ट मतलब सभा को नरिष्ट या सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी। ठीक है, ये सब बताया गया। अगला प्रश्न, किस रचना में नगरी की सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? ठीक है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? ठीक है, नारी को मतलब स्त्री को सुरा यानी शराब के साथ और जुए के साथ, मतलब जिस तरह से जुआ और शराब एक बुरी आदत है, ठीक है, या उसी तरह नारी को भी एक बुरा बताया गया। ठीक है, तो किस में बताया गया? पहला है ऑप्शन ए मैत्रेयी संहिता, ऑप्शन बी जबाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों करेक्ट आंसर है मैत्रेयी संहिता। इसमें नारी को सुरा यानी शराब और जुआ की तरह, पासा मतलब जुआ, इन शराब और जुआ की तरह एक बुरा चीज़ बताया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस देवता की सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ठीक है, ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु और ऑप्शन डी है रुद्र। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रजापति। ठीक है, प्रजापति को देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। अब पूर्व वैदिक काल में किसको प्राप्त था? तो पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे तो उसमें इंद्र को प्राप्त रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। ठीक है, इसको बोला सुमेलित करने के लिए। ठीक है, इधर जो है ये सब यज्ञ दिए हैं। ठीक है, अब इधर बताएं यज्ञ कराने के कारण, ठीक है, किस वजह से या किस लिए यज्ञ कराया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है ये सब गलत बहुत ऐसा दे दिया है कि दोनों में मिल रहा है। ठीक है, और ये ऑप्शन देखिए गलत दे दिया, 1 2 1 4 करके ऐसे गलत दे दिया है। इसमें कुछ नहीं, लेकिन हम आपको बता दें यज्ञ क्या होता था, कौन सा यज्ञ किस लिए कराया जाता था। ठीक है, पहला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्यों होता था? ठीक है, यह वैदिक काल का विख्यात यज्ञ है। इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया करता था। ठीक है, यह एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इस यज्ञ की विधि यह है कि जिस किसी राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता है, ठीक है, बनना होता था, वह राजसूय यज्ञ कराकर एक घोड़ा छोड़ देता था। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ समझ गए। अगला क्या है? अश्वमेध यज्ञ। यह क्या है? यह मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था और इसे वही सम्राट किया करता था जिसका कोई आधिपत्य, ठीक है, यह एक राजनीतिक यज्ञ था और इसे वही सम्राट करता था जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे। ठीक है, यानी अन्य सभी राजा मानते थे। ठीक, अगला वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? यह एक शक्ति प्रदर्शन यज्ञ होता था। इसका एक उद्देश्य जन समूह का मनोरंजन भी करना होता था। इसमें सोमपान करके, ठीक है, सोमपान करके रथ दौड़ किया जाता था। ठीक, अगला है अग्निष्टोम यज्ञ। यह क्या है? यह ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ का रूपांतरण है। ठीक है, इस यज्ञ का नाम क्या था? ज्योतिष्टोम। ठीक है, उसी नाम का रूपांतरण है। यह यज्ञ करने का अधिकार अग्निहोत्री ब्राह्मण को होता है। ठीक है, यह यज्ञ करने के लिए अग्निहोत्री ब्राह्मण होते थे, उन्हीं का अधिकार होता था। यह यज्ञ 5 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आप यज्ञ समझ गए। ठीक है, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला दिया है, ये नदी का नाम दिया है। ठीक है, जो प्राचीन काल में नाम थे वो नाम दिया है, ये वर्तमान नाम दिया है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है। प्राचीन काल का जो नदी था और वर्तमान काल में क्या नाम है उसी का। ठीक है, तो दीजिए, देखिए पहला है परुशड़ी नदी। परुशड़ी नदी को ये प्राचीन नाम है, वर्तमान में इसका नाम रावी नदी है। ठीक है, सब सीधा सीधा दे दिया है,
सतुद्री नदी का वर्तमान नाम क्या है? सतलज नदी। नेक्स्ट है आस्किनी नदी। आस्किनी प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम क्या है? चिनाब नदी। ठीक है। और लास्ट है बिपाशा को वर्तमान में क्या कहते हैं? ब्यास नदी। ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है, अगर 1 2 3 4 होता तो सही होता, इसमें ये गलत दे दिया। ठीक है, इसको अपने देखिए, लेकिन ये जान लीजिए परुसड़ी को रावी नदी कहते हैं, सतुद्री को सतलज नदी, आस्किनी को चिनाब नदी, बिपाशा को ब्यास नदी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो देखिए संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ठीक है, 16 तरह के संस्कार होते हैं। चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर विवाहों का नाम दे दिया है और यहाँ पर दे दिया किस तरह से विवाह होता था। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा विवाह किस तरह से होता था, या इसमें जो दिया है इसको पूछ रहा है कि यह किस तरह का विवाह है। ठीक है, देखिए टोटल 8 प्रकार के विवाह होते थे। जब हम 16 संस्कार पढ़ेंगे तो उसमें हमको विवाह के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो टोटल 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें 4 अच्छे विवाह पाए जाते थे और 4 बुरे विवाह होते थे। ठीक है, तो ये जो 4 दिया है ये 4 अच्छे विवाह हैं। यहाँ पर नीचे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 4 बुरे विवाह हैं। ठीक है, तो पहले इसको हल करते हैं। देखिए पहले जान लेते हैं कि ये विवाह होता क्या है। ठीक है, ब्रह्मा विवाह पहला। ठीक है, ब्रह्मा विवाह क्या होता है? इसमें कन्या का पिता जो रहता है वो वर को यानी लड़के को घर बुलाकर अपनी लड़की को यानी अपनी कन्या को सौंप देता है बिना किसी बरात उरात का, यानी सादा। ठीक है, तो ये ब्रह्मा विवाह होता है। ठीक है, तो इसका सुमेलित पहला ही होगा, पहले का पहला, सब इसमें पहले का पहला ही है, जो दिया उसी के सामने वो दे दिया। तो ये समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। ठीक, अगला देखेंगे देव विवाह। देव विवाह मतलब देवताओं का विवाह। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था और यज्ञ का संपादन करने वाले ब्राह्मण को ही अपनी कन्या सौंप देता था। ठीक है, इसमें क्या होता था? कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था। यज्ञ कौन कराएगा? यज्ञ कोई ब्राह्मण ही कराएगा। ठीक है, तो जो ब्राह्मण यज्ञ कराता था उसी को अपनी पुत्री को सौंप देता था। ठीक है, तो ये देव विवाह कहलाता था। ठीक, पुरोहितों का प्राश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता था। ठीक है, तो इसका दूसरा होगा। अगला है अर्ष विवाह। अर्ष विवाह क्या? देखिए अर्ष विवाह कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए एक जोड़ी बैल, ठीक है, एक जोड़ी गाय और बैल मिलाकर एक जोड़ी गाय और बैल दूल्हे से मांगता था। ठीक, और उसके बदले अपनी कन्या दे देता था। ठीक है, तो इस तरह से ये अर्ष विवाह कहलाता था। ठीक, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर विवाह किया जाता था। अगला है प्रजापत्य विवाह। ठीक है, बिना दहेज का विवाह होता था ये। ठीक है, इसमें कन्या का पिता कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता था और बिना दहेज का शादी कर देता था। ठीक, आइए अगला दे रहा है, अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसमें कह रहा है, इसमें भी विवाह दे दिया है। ठीक है, इसको भी सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 4 अच्छे विवाह थे और ये 4 बुरे विवाह हैं। ये बुरे विवाह के कैटेगरी में रखा गया। ठीक, इसमें क्या होता है? पहला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किस तरह का विवाह है? ये जो है एक प्रेम विवाह है। ठीक है, यानी लव मैरिज। इसमें माता पिता को जानकारी नहीं होती थी। ठीक, और शादी हो जाता था, बाद में पता चलता था। तो ये गंधर्व विवाह हो गया। अगला विवाह है असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह ये कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। ठीक है, इसमें इसको कन्या को खरीद कर विवाह होता था। ठीक, अगला राक्षस विवाह। ठीक है, ये चारों असुर मतलब बुरे विवाह में रखे गए हैं, बुरे विवाह की कैटेगरी में। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह इसमें क्या होता था? अपहरण करके विवाह होता था। ठीक है, या पराजित राजा को, जैसे कोई राजा आक्रमण करता है किसी राजा पर, वो पराजित करता है फिर उसकी कन्या को उठा लेता है। ठीक है, इस तरह के ये विवाह थे। ठीक, अगला देखेंगे पैशाच्य। ठीक है, पैशाच्य विवाह। ठीक है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था में कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, यानी बलात्कार करके या कोई जबरदस्ती जो विवाह किया जाता था उस तरह का ये विवाह होता था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक, इसमें पूछ रहा है 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक, कौन सा नहीं शामिल है? ठीक है, तो ऑप्शन है देव ऋण, ऑप्शन बी पितृ ऋण और ऑप्शन सी है ऋषि ऋण और ऑप्शन डी है मातृ ऋण। करेक्ट आंसर है मातृ ऋण। ठीक है, तो ये 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। अगला है ऋग वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति। ठीक है, मृत भांड मतलब मिट्टी का बर्तन। ठीक, पूछ रहा है ऋग वैदिक काल से संबंधित मृत भांड कौन सा है? गिरवड़ी मृत भांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृत भांड,
ठीक है, और ए या बी यानी दोनों पूछ रहा है, गेरुआड़ी या चित्रित भूसर, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, गेरुआड़ी मृदभांड। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है कौन सा? गेरुआड़ी मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर है चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक, अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उल्लेख उत्खननों से प्रकाश में आया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी भगवानपुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर, और ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भगवानपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ठीक है, ये वाला तो हो गया, हम लोग पढ़ लिए। आगे देखेंगे, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ठीक है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, और ऑप्शन डी है गृह सूत्र। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऋग्वेद, ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं, जिसका वध न किया जा सके, ठीक है, यानी जिसका वध न किया जा सके, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, और ऑप्शन डी है पुरोहित। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गाय। गाय को अधन्य कहा गया है, यानी वध न किया जा सके। ठीक है, ये भी बताते हैं गायों के लिए युद्ध होता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक, अगला प्रश्न है, सुमेलित की दे दिया, कुछ ऑप्शन पूछ रहा है क्या कहा जाता था। ठीक है, देखिए जो जिसके सामने है वही कहा जाता था। संग्रहित को कोषाध्यक्ष, भागदूत को कर संग्रहकर्ता, छता या छत्री को पासे के खेल में राजा का सहायक, ठीक है, अक्षौपाच या प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋत यानी प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ठीक है, ऋत यानी प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतप्य या गोप कहा गया है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य, और ऑप्शन डी विष्णु। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वरुण को ऋत कहा गया है या गोप कहा गया, ऋतस्य गोप कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है कौन मूलतः वैदिक काल में समुद्र या जल का देवता था। ठीक है, पहला है इंद्र, ऑप्शन बी है नासत्य या अश्विन, ऑप्शन सी है वरुण, और ऑप्शन डी है मित्र। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वरुण समुद्र का देवता या जल का देवता माना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीन कर्मों में तीनों लोक को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सवृत्ति, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विष्णु, विष्णु को उपक्रम कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, और ऑप्शन डी है परीक्षित। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता एक ग्रंथ है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है क्या? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, पूछ रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से या किस धर्म से संबंधित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अवेस्ता ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी है मिस्र। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ईरान। ईरान का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। ठीक है, ऑप्शन बी है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ऑप्शन सी है वे गौ से परिचित थे, मतलब गाय जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। ठीक है, गाय को संपत्ति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। अगला ऑप्शन है वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, वे लोहों के उपयोग से परिचित थे। ठीक है, वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ था, उत्तर वैदिक काल में।
ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए आस्किनी, ऑप्शन बी परुशड़ी, ऑप्शन सी कुंभा और क्रमु, ऑप्शन डी है बिपाशा या शतुद्री। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुंभा या क्रमु। देखिए प्राचीन नदियों का प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम कुछ और है जो चेंज हो गया है, ठीक है, वो आपको हम बता दें। देखिए आस्किनी का वर्तमान नाम है चिनाब नदी, ठीक है, और परुशड़ी का वर्तमान नाम है रावी नदी, ठीक है, परुशड़ी का रावी नदी। आगे है कुभा और क्रमु, ठीक है, कुभा और क्रमु, ठीक है। तो कुभा का वास्तविक नाम है, मतलब वर्तमान नाम है काबुल, और क्रमु का कुर्रम नदी, ठीक है, इस समय कुर्रम नदी नाम है, ठीक। आगे देखेंगे बिपाशा, बिपाशा का वर्तमान नाम ब्यास है, ठीक है, बिपाशा ब्यास नदी है, और शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज नदी है, ठीक है। तो इन सब का ये प्राचीन नाम है, इन सब का वर्तमान नाम कुछ और है, ठीक। आगे देखेंगे धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला दिया है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया केवल एक सही है, फिर ऑप्शन बी दिया केवल दो सही है, ऑप्शन सी दिया एक दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी दिया है ना तो एक सही है ना ही और ना एक और ना मतलब दो, मतलब कोई सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसमें है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है, ठीक। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पर्जिटर, ऑप्शन बी एसी दास, ऑप्शन सी बीजी तिलक, और ऑप्शन डी है जय कावी। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बीजी तिलक, ठीक। लिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। देखिए तो इसमें दिए प्राचीन नाम दिया है नदियों का, उसको आधुनिक नाम से मिलान करना है, ठीक है, सुमेलित करना है, ठीक। पहला नाम दिया कुबा, कुबा का वर्तमान नाम काबुल है, ठीक। अगला दिया है परुशड़ी का वर्तमान नाम रावी नाम है, ठीक है, रावी नदी। और सदा नीरा का वर्तमान नाम गंडक नदी है, और शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज नदी है, ठीक है। पहला का हो गया दूसरा, ठीक है, और दूसरे का हो गया तीसरा, ठीक है। ये वाला सही है, ऑप्शन बी, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में सूक्त है, ठीक है, रिक्त स्थान दे दिया, ऋग्वेद में कितनी सूक्त है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028, और ऑप्शन डी 1128। दोस्तों करेक्ट आंसर है 1028, ठीक। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्तें हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था क्या? ठीक है, ऑप्शन ए है भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, और ऑप्शन डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है, प्रकृति का पूजा होता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पतंजलि कौन थे? ठीक है, पतंजलि कौन थे? तो ऑप्शन ए योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक थे, ऑप्शन बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक थे, ऑप्शन सी माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक थे, और ऑप्शन डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन्होंने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी लिखा है, ठीक है, एक टीका लिखा है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे ऋषि? ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, और ऑप्शन डी है ऋषि गौतम रघुगढ़। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऋषि गौतम रघुगढ़। ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।